करेगा, इतना होगा, ये होगा। लेकिन मैंने एक बात जरूर बोली थी कि 10 साल लग जाते हैं हमको लिस्ट को सिलेक्शन करने में, लेकिन एक हेल्प इंडिया परिवार ऐसी संस्थान मिली कि जिसने 1 साल में मुझे वो दे दिया जहां मैंने 10 साल में नहीं। गर्व का विषय है। प्रियंका जी का अभी सेशन चालू हो रहा है। प्रियंका जी का छोटा सा मैं परिचय आप लोगों से शेयर करूं। डॉक्टर प्रियंका माने जी, आप पूना से है और एक गुरुकुल प्रतिष्ठान में आप सीईओ है। आपके पिताजी जगदीश माने जी बहुत बड़े शिक्षाविद है और करीब करीब 15 लाख लोगों को आप प्रियंका जी ने और जगदीश माने जी ने ट्रेनिंग दे दी। 15 लाख लोगों को। हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है। बहुत ही ये कहे कि जिस दिन से एक डीएमआईटी विंग को हमने स्टार्ट किया हेल्प इंडिया में, और आप एक केवल मेंबर के रूप में उसमें थी, लेकिन संस्थान ने जो कोर्स दिया आपको लगातार है, और मैंने वो दिन भी देखे हुए हैं कि सिर्फ सामने 5 लोग बैठे हैं, प्रियंका जी का 1.5 घंटा सेशन लेना तो लेना ही लेना। और आज की डेट में जितनी आपने मेहनत की इस डीएमआईटी को लेके, आप डीएमआईटी की एक बुक भी लिख रहे हैं काफी बड़ा सब्जेक्ट को लेके, और आपका मानना ही है कि मैं भारत सरकार से इनको डीएमआईटी को इसको लॉन्च करवाऊं एज एजुकेशन। उसके अलावा प्रियंका जी को अभी हम लोगों का वहाँ पे हेल्प इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का एक सेशन चलता है, वो काफी लंबा चौड़ा टाइम से चलता है, गुरुकुल नचिकेता गुरुकुल बोलते हैं। तो हमने जो आज हम लोगों की ट्रेनिंग ले रही है रश्मि जी और प्रियंका जी, इनसे एक रिक्वेस्ट किया था कि आप इन नचिकेता गुरुकुल के बच्चों को डीएमआईटी भी करो, उनकी रिपोर्ट भी करो और काउंसलिंग भी करो। लगातार 1 सप्ताह तक प्रियंका जी वहां रुके, एक बच्चों की 100 मिनट से ज्यादा काउंसलिंग आपने। तो ऐसी होनहार प्रतिभा के लिए मैं चाह रहा हूं जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप माइक लेके और जो अपना डीएमआईटी का न्यू प्लान भी आप लॉन्च कर रहे हैं और डीएमआईटी का सेशन भी जो आप ले रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू प्रियंका ప్రియాంక మానే మేడం గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉంది మిత్రులారా. నిన్న అసలు మహారాష్ట్ర ఛత్రపతి శివాజీ జన్మదిన యాక్చువల్ గా महाराष्ट्र का बेटी है प्रियंका माने जी, गुरुकुल विद्यापीठ का सीईओ है, एमटेक है, बहुत स्टूडेंट्स को काउंसलिंग भी दिया और మేడం రేకి में परफेक्ट है. రేకి అంటే మీకు తెలుసా ఎవరికైనా చెప్పాలి ఒక్క నిమిషంలో. రేకి అంటే మీకు తలలో నిన్న మన बेनू जी ने मेरे को फोन किया, मेरे को बहुत सर दर्द आ रहा है क्या करूं, तो भाई आपका फोटो जो है मैडम को भेज दीजिए, उधर ढूंढने से रेकी कर देता, आप फील हो जाता है इधर बोलते ఇదండి రేకి. రేకి మీ ఒక్క ఫోటో ఉంటే వాళ్ళు విదేశాలలో ఉన్న ఒక ఫోటో ఉంటే రేకి అనేది వాళ్ళు మీకు హెడేక్ వచ్చినా కూడా క్యూర్ చేస్తారు, మీకు కడుపు నొప్పి వచ్చినా క్యూర్ చేస్తారు. ఆ విద్య ఎవరికి ఉంది అంటే మన మేడం గారికి ఉంది. थैंक यू मैडम. आप हमारा धरती तेलंगाना धरती के प्रधान है. हमारा ऊपर लव एंड अफेक्शन ऐसे ही बना के रखिए मैडम. थैंक यू मैडम. थैंक यू से आपको गुड मॉर्निंग एवरीवन. आवाज आ रही है मेरी? ओके. कैसे हो? बढ़िया. ओके. जयपुर में कितने लोग आए थे? अरे वाह, सब जानते हैं ना? मैंने तो वादा निभाया है कि मैं आऊंगी, ऐसा कहा था. Yes. आपसे भी मैं एक वादा चाहूंगी जो मैं लास्ट में कहूंगी, तो आपको भी वो वादा निभाना होगा. क्या हो आप मेरे साथ? पक्का? यस. ओके. तो इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को कब छोड़ के जाना ये हमारे हाथ में नहीं होता. यानी कि जन्म और मृत्यु ये हमारे हाथ में नहीं होता. बर्थ और डेथ इट इज नॉट इन आवर हैंड. पर उसके बीच में क्या चॉइस करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो हमारे हाथ में होता है. दैट इज इन आवर हैंड. और वो डायरेक्शन अगर हमें मिल जाए तो हम किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं. बराबर है?
सक्सेसफुल होना ये सभी को पसंद है, ये चाह है, यस मुझे सक्सेसफुल बनना है। वो छोटा बच्चा भी हो या बड़ा बुजुर्ग भी हो, yes I want to be successful, पर कैसे होना है, किस राह पर चलना है, ये अगर पता चल जाए तो हम सक्सेसफुल है, चाहते हैं और रास्ते में भटक जाते हैं क्योंकि ऑप्शन इतने होते हैं, पता ही नहीं चलता किस ऑप्शन पर किस रास्ते से जाना है। अगर वो रास्ता एक बार फिक्स पता चल जाए कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा स्किल है, कौन सा ऐसा टैलेंट है कि उस राह पर जाने से हमारे जो सक्सेसफुल जो पाथ है, जो गोल है, अगर मिल जाए तो हम क्या हो सकते हैं सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पर एक बहुत ज्ञान आपके परिवार वाले और आपकी सोसाइटी में जो भी है उनको आप राह दिखा सकते हो, एक डायरेक्शन दिखा सकते हो, उसे बोल सकते हो आप कि बंदा तेरे में ये ताकत है और इस ताकत के दम पर अगर तू उसको फॉलो करेगा तो अच्छे से सक्सेसफुल बनेगा। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि अरे भगवान को हमेशा हम कंप्लेंट करते हैं, अरे क्यों मुझे इस धरती पर भेजा है, या जो बच्चा होता है हमारे घर में हम कहते हैं ये बच्चा कितना शरारती है, कितना गुस्सा करता है, हम बोलते हैं यार बच्चे में क्यों करेगा तो क्या करेगा बड़ा होकर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पर हमें पता है कि जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं ना तो हम ये सोच करते हैं, और मैं सोचती हूँ यार मैं जो गिफ्ट करने वाली हूँ, तो हम कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं या हम जो होते हैं वो भगवान का एक तोहफा होते हैं कि भगवान ने हमें ऐसे ही भेज दिया होगा, नहीं ना, कोई ना कोई टैलेंट कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी ऐसा होगा कि जिसके दम पर हम आगे बढ़ सकते हैं। करेगा इतना होगा ये होगा, लेकिन मैंने एक बात जरूर बोली थी कि 10 साल लग जाते हैं हमको लिस्ट को सिलेक्शन करने में, लेकिन एक हेल्प इंडिया परिवार ऐसी संस्थान मिली कि जिसने 1 साल में मुझे वो दे दिया जहां मैंने 10 साल में नहीं। गर्व का विषय है। प्रियंका जी का भी सेशन चालू हो रहा है। प्रियंका जी का छोटा सा मैं परिचय आप लोगों से शेयर करूं। डॉक्टर प्रियंका माने जी, आप पूना से है और एक गुरुकुल प्रतिष्ठान में आप सीईओ है। आपके पिताजी जगदीश माने जी बहुत बड़े शिक्षाविद है और करीब 15 लाख लोगों को आप प्रियंका जी ने और जगदीश माने जी ने ट्रेनिंग दे दी। 15 लाख लोगों, हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है। बहुत ही ये कहे कि जिस दिन से एक डीएमआईटी विंग को हमने स्टार्ट किया हेल्प इंडिया में, और आप एक केवल मेंबर के रूप में उसमें थी, लेकिन संस्थान ने जो कोर्स दिया आपको लगातार है, और मैंने वो दिन भी देखे हुए हैं कि सिर्फ सामने 5 लोग बैठे हैं, प्रियंका जी का 1.5 घंटा सेशन लेना तो लेना ही लेना। और आज की डेट में जितनी आपने मेहनत की इस डीएमआईटी को लेके, आप डीएमआईटी की एक बुक भी लिख रहे हैं काफी बड़ा सब्जेक्ट को लेके, और आपका मानना ही है कि मैं भारत सरकार से इनको डीएमआईटी को इसको लॉन्च करवाऊं एज एजुकेशन। उसके अलावा प्रियंका जी को अभी हम लोगों का वहाँ पे हेल्प इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का एक सेशन चलता है, वो काफी लंबा चौड़ा टाइम से चलता है, गुरुकुल नचिकेता गुरुकुल बोलते हैं। तो हमने जो आज हम लोगों की ट्रेनिंग ले रही है रश्मि जी और प्रियंका जी, इनसे एक रिक्वेस्ट किया था कि आप इन नचिकेता गुरुकुल के बच्चों को डीएमआईटी भी करो, उनकी रिपोर्ट भी करो और काउंसलिंग भी करो। लगातार 1 सप्ताह तक प्रियंका जी वहां रुके, एक बच्चों की 100 मिनट से ज्यादा काउंसलिंग आपने। तो ऐसी होनहार प्रतिभा के लिए मैं चाह रहा हूं जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप माइक लेके और जो अपना डीएमआईटी का न्यू प्लान भी आप लॉन्च कर रहे हैं और डीएमआईटी का सेशन भी जो आप ले रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू प्रियंका ప్రియాంక మానే మేడం గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉంది మిత్రులారా. నిన్న అసలు మహారాష్ట్ర ఛత్రపతి శివాజీ జన్మదినం. యాక్చువల్ గా महाराष्ट्र का बेटी है प्रियंका माने जी, गुरुकुल विद्यापीठ का सीईओ है, एमटेक है, बहुत स्टूडेंट्स को काउंसलिंग भी दिया और మేడం రేకీ में परफेक्ट है. రేకీ అంటే మీకు తెలుసా ఎవరికైనా చెప్పాలి ఒక్క నిమిషంలో.
रेकी అంటే మీకు తలలో నిన్న మన बेनू जी ने मेरे को फोन किया, मेरे को बहुत सर दर्द आ रहा है क्या करूं, तो भाई आपका फोटो जो है मैडम को भेज दीजिए, उधर ढूंढने से रेकी कर देता, आप फील हो जाता इधर बोलते ఇదండి రేకి. రేకి మీ ఒక్క ఫోటో ఉంటే వాళ్ళు విదేశాలలో ఉన్న ఒక ఫోటో ఉంటే రేకి అనేది వాళ్ళు మీకు హెడేక్ వచ్చినా కూడా క్యూర్ చేస్తారు, మీకు కడుపు నొప్పి వచ్చినా క్యూర్ చేస్తారు. ఆ విద్య ఎవరికి ఉంది అంటే మన మేడం గారికి ఉంది. थैंक यू मैडम, आप हमारा धरती तेलंगाना धरती के प्रधान है, हमारा ऊपर लव एंड अफेक्शन ऐसे ही बना के रखिए मैडम. थैंक यू मैडम, थैंक यू से आपको गुड मॉर्निंग एवरीवन. आवाज आ रही है मेरी? ओके. कैसे हो? बढ़िया. ओके. जयपुर में कितने लोग आए थे? अरे वाह, सब जानते हैं, है ना? मैंने तो वादा निभाया है कि मैं आऊंगी, ऐसा कहा था. Yes. आपसे भी मैं एक वादा चाहूंगी जो मैं लास्ट में कहूंगी, तो आपको भी वो वादा निभाना होगा. क्या हो आप मेरे साथ? पक्का? यस. ओके. तो इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को कब छोड़ के जाना ये हमारे हाथ में नहीं होता. यानी कि जन्म और मृत्यु ये हमारे हाथ में नहीं होता. बर्थ और डेथ इट इज नॉट इन आवर हैंड. पर उसके बीच में क्या चॉइस करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो हमारे हाथ में होता है. दैट इज इन आवर हैंड. और वो डायरेक्शन अगर हमें मिल जाए तो हम किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं. बराबर है? सक्सेसफुल होना ये सभी को पसंद है, ये चाह है. यस, मुझे सक्सेसफुल बनना है. वो छोटा बच्चा भी हो या बड़ा बुजुर्ग भी हो, yes, I want to be successful. पर कैसे होना है, किस राह पर चलना है, ये अगर पता चल जाए तो हम सक्सेसफुल है, चाहते हैं, और रास्ते में भटक जाते हैं क्योंकि ऑप्शन इतने होते हैं, पता ही नहीं चलता किस ऑप्शन पर किस रास्ते से जाना है. अगर वो रास्ता एक बार फिक्स पता चल जाए कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा स्किल है, कौन सा ऐसा टैलेंट है कि उस राह पर जाने से हमारे जो सक्सेसफुल जो पाथ है, जो गोल है, अगर मिल जाए तो हम क्या हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो मैं आज यहाँ पर एक बहुत ज्ञान आपके परिवार वाले और आपकी सोसाइटी में जो भी है उनको आप राह दिखा सकते हो, एक डायरेक्शन दिखा सकते हो, उसे बोल सकते हो आप कि बंदा तेरे में ये ताकत है और इस ताकत के दम पर अगर तू उसको फॉलो करेगा तो अच्छे से सक्सेसफुल बनेगा. जैसे हम कहते हैं ना कि अरे भगवान को हमेशा हम कंप्लेंट करते हैं, अरे क्यों मुझे इस धरती पर भेजा है, या जो बच्चा होता है हमारे घर में हम कहते हैं ये बच्चा कितना शरारती है, कितना गुस्सा करता है. अब मुझे यार बच्चे में क्यों करेगा तो क्या करेगा बड़ा होकर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं. पर हमें पता है कि जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं ना तो हम ये सोच करते हैं, मैं सोचती हूँ यार मैं जो गिफ्ट करने वाली हूँ, तो हम कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं या हम जो होते हैं वो भगवान का एक तोहफा होते हैं कि भगवान ने हमें ऐसे ही भेज दिया होगा. नहीं ना, कोई ना कोई टैलेंट, कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी ऐसा होगा कि जिसके दम पर हम आगे बढ़ सकते हैं. बोलो बोलो जरा. मैंने एक एग्जांपल दिया था वो घोड़े का, बारात में चलने वाला घोड़ा, याद है आपको? हाँ, वैसे करना है क्या? मेरे को एक घर चाहिए, घर के सामने एक कार चाहिए, मेरे नाम के पहले डॉक्टर चाहिए. और क्या ये होगा? मटेरियलिस्टिक गोल यही होगा. बराबर है. कॉमन अगर देखा जाए तो घर मिलने के बाद, गाड़ी मिलने के बाद, नाम के आगे डॉक्टरेट मिलने के बाद क्या मिलता है?
रेस्पेक्ट मिलता है, आनंद मिलता है। सेटिस्फेक्शन है ना। अल्टीमेटली गोल क्या होता है सबका कि जो भी चीज मैं पाना चाहता हूँ ये पाने के बाद मुझे जो मिलेगा वो है सेटिस्फेक्शन, समाधान, दैट इज हैप्पीनेस। और वही अगर आप डीएमआईटी के तरह अगर आप इसमें ऐसा है कि आप पैसा भी कमा सकते हो और दूसरों का भी समाधान जो है, क्योंकि बहुत अगर सोसाइटी में अगर देखा जाए कि आजकल के पेरेंट्स बहुत ही कंफ्यूज हो गए हैं कि बच्चा क्या करना चाहता है या बच्चे को जितने ऑप्शन बढ़ गए ना, पहले तो ऑप्शन नहीं थे, पहले तो एक तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नहीं तो फार्मेसी करो, ऐसा कोई तो भी सीए बनो, बीकॉम बनो, ऐसा था। पर अभी जितने ज्यादा ऑप्शन बढ़ गए हैं उतनी ज्यादा कंफ्यूजन भी बढ़ गई है। हाँ, यस। तो एक ऑप्शन के लिए कैसे स्टिक होना चाहिए, ये कंफ्यूजन कैसे मिटानी चाहिए, तो ये सिर्फ हो सकता है डीएमआईटी से लेकर। तो क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग एक काम ज्यादा करते हैं, वो क्या है पता है आपको? एक काम ज्यादा करते हैं, सभी लोग करते हैं। क्या बोलो? एडवाइस करना दूसरों को, और वो भी मुफ्त, बराबर है। अगर इस अच्छा एडवाइस करने के बाद अगर उससे कुछ आता है तो क्या होगा? दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। जो आप एडवाइस करो और उससे आपको पैसा मिले, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग, बराबर है। तो यही करना है डीएमआईटी। आपको भी जो भी आप बहुत लोग यहाँ पर होंगे जो पुराने होंगे, जिनको पता होगा, बहुत सारे यहाँ पर नए लोग भी होंगे, कहीं बता देती हूँ, डीएमआईटी को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनाने की जरूरत है। एक बार अपना लिया ना तो मुंह से वो निकलेगा, दैट इज एडवाइस और एफिलिएट मार्केटिंग, वही होगा। क्योंकि डीएमआईटी करने के लिए डीएमआईटी क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर डीएमआईटी करने के बाद आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, आप क्या बोलते हो दूसरों को, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत लोगों का होता है कि हमें डीएमआईटी के बारे में जानना है, डीएमआईटी में अच्छा काम करना है, तो मैं उनके लिए यही कहूँ डीएमआईटी खा, बस पहले खुद एक्सपीरियंस करो और लोगों को बताओ, पहले इस्तेमाल करें फिर उतना ही करना है। सो चलते हैं डीएमआईटी की ओर। और आज बहुत ही अच्छा दिन है कि आज डीएमआईटी को लेकर बहुत ही अच्छा लॉन्चिंग होने वाला है, और वी आर लकी कि हम यहाँ पर मौजूद है, और वो आज तेलंगाना में जो है वहां पर यहाँ पर लॉन्चिंग होने वाला है। मुझे लगता है कि हेल्प इंडिया का सबसे जो एक्टिव स्टेट है वो तेलंगाना है। तो अच्छा है कि यही से जो है शुरुआत होगी। अगर यहाँ पर लॉन्चिंग है तो उसका रिजल्ट भी कैसे आना है ये आपके हाथ में है ना, यही बात चाहिए। अगर लॉन्चिंग भी वहां से होना चाहिए और वहां से ही बिजनेस का भी अपग्रेडेशन भी वहां से ही होना चाहिए, वहां से ही ग्रोथ होनी चाहिए, ये उम्मीद करके मैं आगे बढ़ती हूँ। तो आज हम एक यूनिक कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज डीएमआईटी। इसमें ऐसा है, खुद एक्सपीरियंस करो, लोगों को बताओ, पैसा भी कमाओ और सेटिस्फैक्शन भी लो कि आपने किसी को अच्छा राह दिखाई है। ये सेटिस्फैक्शन आपको हमेशा इसमें से मिलता रहेगा। तो हम देखते हैं कि डीएमआईटी क्या होता है। इससे पहले मैं एक थोड़ा सा जनरलाइज बात करती हूँ कि बहुत बार आपको ये लगता है कि बच्चे जो होते हैं या हम जो होते हैं, सेम क्लास होता है, सेम स्कूल होती है, सभी चीजें सेम होती है, एजुकेशन सिस्टम भी वही होती है, तो भी रिजल्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई फर्स्ट आता है, कोई लास्ट आता है। जो फर्स्ट आता है तो वो ठीक है, पर वो लास्ट आता है, क्या वो बच्चा होशियार नहीं, ऐसा है नहीं होता है, वो किसी अलग फील्ड में होशियार हो सकता है। क्योंकि मैं इस फील्ड में, मेरा बी हो चुका है, मैंने एमटेक किया है, ईएनटीसी में हो चुका है, मैंने बी करने के बाद ईएनटीसी करने के बाद
मैंने ये समझा है कि जिस बच्चे को इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद 75% मिलते हैं, डिस्टिंक्शन मिलता है, पर इंटरव्यू में वो अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाता है, तो उस 75% का यूज क्या है? अगर आपके पास जो टैलेंट है, स्किल है, अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो उसका यूज क्या? क्योंकि आजकल के इस जमाने में जब तक आप दिखाओ ना, जो दिखता है वही बिकता है। क्योंकि आजकल के जमाने में जब तक आपको कोई जगह नहीं देगा, आपको जगह बनानी पड़ेगी। इसलिए जब तक आपके अंदर का स्किल अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पाओ ना, तब तक आप बाहर नहीं इसके लिए मैंने ये जो फील्ड है इसके लिए चूज किया कि बहुत सारे ऐसा होता है सिर्फ एकेडमिक है मतलब वो होशियार है, ऐसा नहीं होता। देखोगे तो सचिन तेंदुलकर जो है वो क्या है, क्योंकि उनका प्रोफाइल आपने देखा है, क्योंकि उनका पता है। लता मंगेशकर जब गाना गाती है तो उनका क्या पढ़ाई है वो नहीं देखते, उनका गाना दिखता है। समझ रहे हो? जब धोनी बल्ला घुमाता है क्रिकेट में, जब वो बैट घुमाता है, वो बाकी प्रोफाइल नहीं देखते हम कि उसने क्या किया है, उसका सिर्फ बैटिंग ही हमें दिखता है। समझ रहे हो? मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बच्चा कितना होशियार है, वो पढ़ाई में कितना होशियार है, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर बाकी के फील्ड में वो कैसा है, कौन सी फील्ड है उसकी जिसमें उसका स्किल है, वो जानना जरूरी है। क्योंकि इस कंफ्यूजन की दुनिया में अगर हमें ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या है उस बच्चे के अंदर या हमारे अंदर, क्योंकि चलो बच्चों का तो छोड़ दो, 25, 26, 30, 35 इयर्स के हो जाते हैं, 35 इयर्स के होने के बाद भी एक विचार आता है मन में, अरे मैंने अब तक किया ही क्या है, या मैंने अब तक जो मैं कर रहा हूँ ये सच्ची में ये मुझे करना था इसलिए मैं कर रही हूँ, या मैंने जस्ट इस डायरेक्शन में फ्लो के साथ बह गया। बहुत बार लोगों में ये थिंकिंग चलता होता है। समझ रहे हो? तो इसलिए अगर अंदर के स्किल को जानकर अगर उसी डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो अच्छा सा कर पाओगे। क्योंकि इंटरेस्ट के फील्ड का जो भी होता है तो उसमें क्या आता है, जोश आता है, अल्टीमेटली हम एक्टिव हो जाते हैं। बराबर है? तो इस कंफ्यूजन जो होता है उस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए ये एक मैनुअल है। जैसे हम नया गाड़ी खरीदते हैं, जैसे हमने नया मोबाइल खरीदा तो उसके साथ में एक मैनुअल आता है, जिस मैनुअल से समझ आ जाता है हमें इसे कैसा यूज करना चाहिए। वैसे ही हमारा जो ब्रेन होता है इसका अभी तक हमें मैनुअल पता नहीं था। जैसे मोबाइल में अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे व्हाट्सएप में कुछ अलग काम होता है, फेसबुक में कुछ अलग काम होता है, कॉन्टेक्ट्स में कुछ अलग काम होता है, वैसे हमारे ब्रेन का अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसका अलग अलग एक फंक्शन होता है। अभी तक राइट और लेफ्ट ब्रेन भी होता है, ये बहुत लोगों को पता नहीं था। और चलो राइट और लेफ्ट ब्रेन ये भी पता होता है, पर उसका अलग अलग भी काम होता है, ये भी नहीं पता होता है। अगर जो स्पेयर पार्ट हमें दिए गए हैं उसके बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं हो तो किस काम का? बराबर है? तो अगर हमें ये मैनुअल अच्छी तरीके से मिल जाए कि मैनुअल में क्या है, कैसे उसको यूज किया जाए, अगर ये मोबाइल है तो अगर उसका मैनुअल मिल जाए आपको पूरी तरीके से, अगर पढ़ लो, जान लो, किस बटन दबाने के बाद वो ऑफ होता है, किस बटन दबाने के बाद वो ऑन होता है, ये अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसका 100% यूज कर सकते हैं। वैसे अगर हमें हमारे ब्रेन का अगर मैनुअल मिल जाए कि हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, उसका अलग अलग फंक्शन होता है, अगर उस फंक्शन को अगर हम जान लें तो अच्छी तरीके से 100% हम उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आइए और देखिएगा हम क्या करते हैं। अभी डीएमआईटी की ओर जाते हैं कि डीएमआईटी का बेसिक कांसेप्ट क्या होता है, डीएमआईटी क्या है, उसमें क्या अलग अलग पॉइंट्स कवर किए जाते हैं, ताकि अगर आपको किसी को बताना है या खुद को करना है तो आपको ये जानने के बाद हेल्प होगा। तो करना है शुरू? ओके। डीएमआईटी का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस
बाय द वे सबको समझेबल है ना? समझेबल? समझेबल क्या? थोड़ा थोड़ा इंग्लिश। बाय द वे आपकी लैंग्वेज तो नहीं समझ में आती, पर जो भी बोलते हैं ना ऐसा लगता है सुनते रहो। सीखना है पर आपकी लैंग्वेज। चलो हम DMIT की ओर जाते हैं। एक वेरी एकदम यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिससे हम एक पैसिव इनकम की तरह भी हम कर सकते हैं और एक अच्छा सेटिस्फैक्शन भी दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव DMIT इस इम्पोर्टेंट टैलेंट जो होता है हमारे अंदर वो जानने का। हम कहते हैं कि अगर बच्चा, बहुत से लोग अगर देखा जाए कि अगर ये कंफ्यूजन सिचुएशन अभी तक का जो चल रहा है उसमें बहुत सारे ऐसा होता है कि थोड़ा सा अगर देखा जाए, अगर आपकी सोसाइटी में अगर देखते हो टेक्नोलॉजी में तो हम बहुत ही आगे बढ़ गए हैं, पर घर में घर के लोग है ना दूर होते जा रहे हैं। एक ही हॉल होता है पर अलग अलग कॉर्नर लेकर बैठे होते हैं, क्योंकि क्या होता है पेरेंट्स अपने जनरेशन के हिसाब से सोचते हैं, बच्चा अपने जनरेशन के हिसाब से सोचता है और ये जनरेशन मैच नहीं होती, इसके लिए वो गैप बढ़ता जाता है। इसलिए वो अपनी दुनिया मोबाइल में ढूंढता है, बराबर है, और हम अपनी दुनिया अलग ढूंढते हैं। इसलिए ये जो गैप बढ़ता जाता है उस गैप को कम करना है, क्योंकि पता नहीं होता कि बच्चा जानना चाहता है, बच्चा बोलता है 7th स्टैंडर्ड में अगर वो बच्चा हो वो कहता मुझे ना ऐसा कुछ काम नहीं करना, 10th के बाद जो भी है ना तू करना। वो बच्चा 10th में हो जाता है, 10th पास हो जाती है, 10th पढ़ने के बाद वो कहता है मुझे ना थोड़ा ऐसा करना है, कुछ अलग करना है। नहीं, ये तेरा टर्निंग पॉइंट है, 12th आने वाला है, 12th हो गया, तू तेरे क्या करना है तू करना। 12th हो जाता है, फिर बाद में क्या होता है, 12th होने के बाद लगता है कि अरे अभी कुछ करो, वो बोलते नहीं अभी तो 12th हो गया, तुझे तो अच्छे परसेंटेज मिल गया है या कुछ भी हो, तुझे तो अभी इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर करना है, कॉमर्स करना है या कोई तो कैसा कोई ऑप्शन चूज करना है। तो फिर वो क्या करता है, फ्लो के साथ बह जाता है। 3-4-5 साल हो जाते हैं, 25 साल का बच्चा हो जाता है, तब उसकी सोचने की जो पावर है ना वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जब उसने बोलना चाहा तब हमने वो रुका दिया। और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 25 साल के बाद जो 25 साल का बच्चा, अगर वो हम क्या करते हैं, अगर वो कुछ बोलता नहीं है ना तब हम कहते हैं अरे तू कर ना कुछ, तूने कुछ किया तो नहीं है, और वो मन में बोलता है मैं करना तो चाहता था, तुमने आपने तो मौका ही नहीं दिया मुझे, तो करूं तो क्या करूं मैं, अगर मैं बोलने का मौका ही नहीं दिया तो क्या करता है, फ्लो के साथ वो बहता रहता है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या करते हैं पता है, ज्यादा से ज्यादा इंडिया में जो पेरेंट्स खर्च करते हैं ना वो अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं कि बच्चा अच्छा ब्रांडेड स्कूल में जाना चाहिए। उनको लगता है अगर बच्चा ब्रांडेड स्कूल में चला गया तो बच्चा भी ब्रांडेड बनेगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी क्या लगता है कि माँ बाप को लगता है बच्चे को जन्म दे दिया ना, मेरा काम खत्म हो गया, अभी वो स्कूल का काम है उसको कैसे डेवलप करना है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी के इस जमाने में ऐसा होता है कि सभी करियर ओरिएंटेड इतना बन गए हैं कि सभी अपने करियर को सुधारने लगे हैं। बच्चों को अलग रखा जाता है, बच्चों को डे केयर में रखा जाता है, बच्चों को ऐसे स्कूल में डाला जाता है कि वो 5-6 बजे घर पर आता है, और फिर क्या होता है पता है, जब वो बच्चा 9th और 10th में आ जाता है ना तो पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा 9th और 10th में आ गया, अभी उसको मेरी जरूरत है। तब वो बच्चे के पास लीव लेकर रहते हैं, दोनों पेरेंट्स या अल्टरनेट कोई ना कोई रहता है, और बच्चे से ये उम्मीद करता है कि बच्चा उनसे बात करे। जब बच्चे को उसको बात करना था तब वो अवेलेबल नहीं थे। तब आप काउंसलर के पास आते हो, ऐसे गुरु के पास आते हो और कंप्लेंट करते हो मेरा बच्चा ठीक से मेरे से बात नहीं करता, हमेशा मोबाइल में रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया है। वो प्रॉब्लम कोई बाहर का सॉल्व नहीं कर सकता है, वो आप ही को करना है। इसलिए आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। अगर बच्चे के डेवलपमेंट में आपका नहीं होगा तो किसका रोल होने वाला है, क्योंकि जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ एकेडमिक नॉलेज होता है, पर बाकी के जो संस्कार जो होते हैं, बाकी का जो
कैपेसिटी होता है डेवलपिंग का, इमोशनल लेवल का जो डेवलपमेंट होता है, किसी भी प्रकार को फेस करने की ताकत जब वो अपने पेरेंट्स से देखता है, पेरेंट्स के साथ में रहकर देखता है, तब उसको समझ में आता है कि कैसे सिचुएशन को संभाला जाए। अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मैं 13 साल की उम्र से मेरे पापा के साथ काम करती हूँ। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर मुझे पापा लेके गए नहीं है साथ में, क्योंकि इससे मुझे ये पता चला है कि कहाँ कहीं कौन सी बात करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे सिचुएशन को संभालना चाहिए। ये कभी भी किसी बुक से नहीं मिलेगा, ये हमें वातावरण से ही क्रिएट करना होता है। इसलिए पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आपके अगर देखा जाए तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, ज्यादातर पैसा अगर हम बोलेंगे आपको कि आप बच्चों के लिए क्या करना चाहते हो, तो आप कहोगे कि मैं बच्चे के लिए अच्छा प्रॉपर्टी करवाता हूँ, उसके लिए घर करना चाहता हूँ, मैं उसके लिए पैसा कमाना चाहता हूँ। मैं ऐसा कहूंगी, अगर बच्चा आपका टैलेंटेड है, बच्चा आपका होनहार है, बच्चा आपका होशियार है, तो उस पैसे की और टैलेंट जो कमा रहे हैं उसकी जरूरत ही क्या है? वो अपने दम पर कर सकता है। और आपके हिसाब से अगर बच्चा नालायक है, वो कुछ नहीं करेगा, तो उसके लिए भी क्यों करना है? समझ रहे हो मुझे क्या कहना है? Yes. इसलिए आप बच्चे के ऊपर क्या खर्च करते हो ये भी इम्पोर्टेंट है। मोस्टली हम क्या करते हैं, मैं अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप बच्चे के ऊपर खर्च करते हो या बच्चे के अंदर खर्च करते हो? ऊपर खर्च, बच्चे जो भी करते हो आप बच्चे के ऊपर खर्च करते हो, ना कि बच्चे के अंदर खर्च करते हो। अगर सच्ची में आपको बच्चे के अंदर खर्च करना है ना, तो ये करो। इससे आपको समझ आएगा कि बच्चा क्या चाहता है। अगर उसको अच्छा डायरेक्शन दे दो ना, तो वो बच्चे के ऊपर खर्च करने की आपको जरूरत नहीं, पैसा कमाने की उसके लिए जरूरत नहीं होगा, वो अपने दम पर करेगा। क्योंकि आप बच्चे को आपके जाने के बाद क्या छोड़ के जाते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, पर जो आप छोड़ के गए हो उसके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसको सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर धीरूभाई अंबानी जी का एग्जांपल लो, तो उनके बच्चे थे, सिर्फ जेनेटिक थे, तो आपको आगे तो पता चल गया होगा कि करना ये बच्चे की काबिलियत पर डिपेंड होता है, तो वो सस्टेन करेगा, उसे डेवलप करेगा। बच्चा अलग, इसलिए देना हो ना उसे तो अच्छा मेंटल हेल्थ दो, क्योंकि जो भी अभी का सिचुएशन जो चल रहा है, अभी जो सोसाइटी का जो प्रेशर चल रहा है, वो क्या करता है, बच्चा या हम भी देखिए, हमें हमारा जो रिमोट कंट्रोल है हमने दूसरों के हाथ में दे दिया है। जैसे वो हमें करता है वैसे हम करते हैं, जैसे वो हमें नचाते, जैसे वो बटन दबाते, वैसे हमारा इमोशनल स्विंग होते जाता है। बच्चे भी अभी देखा जाए तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा 10th या 12th तक जो रिजल्ट लगता है, रिजल्ट लगने से पहले ही सुसाइड करते हैं। देखा है आपने? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो दिमाग में क्या होता है पता, बच्चा अगर सपोज नर्सरी में पढ़ रहा हो ना, तो उसने अगर कंपटीशन में हिस्सा लिया ना, वो नींबू चमचा वाला जो होता है, बराबर है, उसमें क्या करके जब वो दौड़ता होता है ना, उसे बोलते हैं तुझे फर्स्ट आना है, तुझे फर्स्ट आना है, तुझे फर्स्ट आना है। उस टाइम से लेकर जब बच्चा 25 साल का हो जाता है ना, उसके दिमाग में यही फिट हो जाता है कि फर्स्ट आना ही इम्पोर्टेंट होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। मार्कशीट ही इम्पोर्टेंट होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। इसके वजह से उसे क्या लगता है कि अरे अगर मेरे मार्कशीट में अगर मेरे कम नंबर आए तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ बर्बाद हो सकती है, इसके लिए वो पहले ही डिसीजन ले लेता है। हाँ या ना? Yes. ये फैक्ट है। इसलिए हमें उसके इनपुट ऐसा डालना होगा हमारे बच्चों में कि अरे नहीं, हमें बच्चों को हमें अंकात्मक नहीं जज करना है, उसको गुणात्मक जज करना है। उसके नंबर से हमें बच्चों को जज नहीं करना है, उसमें क्या गुण है ना वो हमें लाने हैं और उसको जज करना है।
इसलिए मैं आशा करती हूँ जो भी लोग यहाँ पर है, आज आप जब घर में जाओ ना तो आपकी नजर बच्चों को देखने के लिए जो पहले थी ना वो बदल जानी चाहिए। तो ये वातावरण को हमें बदलना है। इससे के लिए फिजिकल हेल्थ तो इतनी इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। तो ये मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए DMIT होती है। उसे पता चल जाता है कि अरे उसके अंदर क्या है, बाकी नंबर जो होते हैं एकेडमिक जो है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है वो उसे समझ आ जाता है, और किसके ऊपर ध्यान देना है उसे समझ आ जाता है। तो ये जो तकलीफें होती है वो नहीं होने वाली। समझ आ रहा है? DMIT को लेकर बहुत सारे रिसर्च पेपर है, आज तक 700+ इस पर रिसर्च पेपर आ गए हैं। बहुत ही ऑथेंटिक और साइंटिफिक जो तरीका है जो DMIT है, ऐसा नहीं अभी से आया है। डर्मेटोग्लेफिक्स मतलब क्या होता है? डर्मा मतलब जो हमारी स्किन होती है। भाई वर्चुअल और लाइव सेशन में कुछ फर्क नजर आ रहा है सर? नहीं नजर आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? सॉरी संदीप कल मुझे बताया था आपका, हाँ आपका ऐसा होता है ना? मीनिंग मेरा करना होगा ना आपके हिसाब से। ओके, वर्चुअल में और इसमें लाइव सेशन में बदलाव तो नजर आता है ना कि यहाँ पर जो अभी तक लाइव वर्चुअल सेशन बहुत लोगों ने सुने होंगे DMIT के बारे में, सुने हैं ना? स्पेशली मेरे सुने हैं। उससे और इसमें थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। वेवलेंथ मैच होती है, ट्यूनिंग मैच होती है, बराबर है। यहाँ पर हम जो जुड़े हुए हैं एक ही सोर्स होता है, वायरिंग जो होती है सबसे एक ही से कनेक्टेड होती है, ऊपर वाला, वो छत नहीं ऊपर वाला। आपसे मुझे जोड़, वो टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, वर्चुअल कितनी भी आगे बढ़ जाए, जब तक ऐसे सामने आमने ना मिलो ना तब तक वो ट्यूनिंग नहीं बैठता है, बराबर है। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं। डर्मेटोग्लिफिक्स क्या होता है? डर्मा मतलब जो हमारा स्किन, और ग्लिफिक्स मतलब जो हमारे हाथों के ऊपर जो कर्विंग्स होते हैं, जो रिचेस होते हैं, जो लाइंस होते हैं, उसे हम ग्लिफिक्स कहते हैं। अगर देखा जाए, अगर आप ही देखोगे, अगर आपके 10 हाथ अगर आप देखोगे तो अलग अलग लाइंस दिखेंगे उसके ऊपर, दिख रहे, देख लो हाँ ना, दिख रहे हैं? यस। हाँ, तो ये जो डर्मा होता है स्किन और उसके ऊपर जो लाइनिंग्स होते हैं दैट इज ग्लिफिक्स, इसको कहते हैं डर्मेटोग्लिफिक्स, बराबर है। यस। तो इसका जो रिसर्च किया है वो डॉक्टर कमिंस इन्होंने किया है। इस पर रिसर्च करने के बाद पूरा पता चला कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो किसी से कभी, बस उंगलियां भी देख लो ना वो भी मैच नहीं होती है एक दूसरे से, तो हर एक पर्सन टू पर्सन होना तो मुश्किल है। ये कभी भी वो चेंज नहीं होते हैं, कोई भी एज ग्रुप हो, कभी भी करो आप, वो सिर्फ क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा फेंट हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं, पर वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। और फिर ये डॉक्टर कमिंस से इन्होंने किया है, ये पहले कंसेप्ट जो है मैं थोड़ा सा वो क्लियर कर देती हूँ। इसका और पामिस्ट्री का कोई भी दूर दूर तक संबंध नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपको बताता है कि आप भविष्य में ये बनोगे, पर DMIT आपको बताता है कि इस राह पर अगर आप चलोगे तो आप 101% आप सक्सेसफुल हो गए। वो प्रेजेंट में हमें क्या काम करना है ना, उसके राह पर चलने के लिए वो बोलता है। प्रेजेंट का बोलता है, फ्यूचर का नहीं बोलता है। अगर मैंने कहा कि आप जो है फ्यूचर में जो है आप इंडिया के राष्ट्रपति बनोगे, ये मैंने बता दिया, कल का दिन देखा है? नहीं देखा, बराबर है। पर ये क्या करता है कि अगर आप इस राह से अगर आज से चलना चालू कर दो तो आप राष्ट्रपति नहीं
तो एटलीस्ट स्टेट के चीफ मिनिस्टर तो भी बनोगे। मतलब ये क्या है, एक राह दिखाता है कि आपको क्या करना है। पूरा साइंटिफिक मेथड है, इस पर बहुत सारे रिसर्च पेपर किए हुए हैं और ये पूरा 90 to 95% ऑथेंटिक जो टेस्ट है वो है। जैसे बच्चा माँ की पेट में होता है, जब वो 13 से 21 वीक्स का होता है और उसके जो फिंगरप्रिंट का डेवलपमेंट दोनों साथ में होता है, पैरेलली होता है, साइमल्टेनियसली उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। जब माँ का जब एक ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, आपको पता है गर्भ संस्कार करते हैं, क्यों करते हैं वो, क्यों करते हैं? हाँ, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। आप बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो, ताकि माँ पढ़ती है ताकि उस वातावरण से बच्चा भी वैसे उसका दिमाग डेवलप होना चालू करते हैं। तो दिमाग के डेवलपमेंट के लिए 3 मेन फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर जो होता है माँ बाप से जीन से जो आता है वो। दूसरा जो होता है कि माँ किस वातावरण में रहती, किस एनवायरमेंट में रहती है। तीसरा जो होता है कि माँ क्या सोचती है, उसके ऊपर हमारे ब्रेन का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और फिर जब वो 13 to 21 वीक्स का होता है, उसमें वो ब्रेन का डेवलपमेंट होता रहता है और उसके फिंगरप्रिंट का भी डेवलपमेंट साथ में होता है। और ये पूरा रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि इस कोरिलेशन को दर्शाने वाली टेस्ट जो है दैट इज DMRP। चाइल्ड की क्या है बच्चे के अंदर, इस वातावरण में जेनेटिक से लेकर क्या ऐसा ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है और उस ब्रेन की ताकत क्या है। ब्रेन की ऐसा ऑर्गन है हमारा कि जो जन्म लेने से पहले पूरा डेवलप हो जाता होता है, वो स्टार्ट हो जाता। कितने परसेंटेज का ब्रेन का 20 4.5% किया था, तो आप अपना हिसाब लगा लो। 0 पॉइंट आप लगा लो, कितने 0 लगाना है उसके ऊपर, क्योंकि अभी आपको आपकी ब्रेन की क्षमता ही नहीं पता थी कि वो क्या था, उसके अंदर क्या था, वो कैसे एक्टिव करते हैं, उसका कैसे फंक्शन हो जाता है। क्योंकि मोबाइल आप आईफोन भी ले लो, अगर उसको यूज ना कर सको तो क्या फायदा उसका, समझ रहे हो। तो वैसे अगर ब्रेन है इतना, उसका पावर है, अगर पता ही नहीं उसको यूज कैसे करे तो क्या फायदा उसका, बराबर है। और जब आप यूज ना करो ना, आपको पता है पहले पूछ हुआ करती थी, लाइक टीम हुआ करती थी, अभी है क्या? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उसका जरूरत नहीं, उसका यूज नहीं करते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे क्या होगी, चलेगी। इसलिए अगर ब्रेन का यूज नहीं करोगे वो धीरे धीरे क्या होगा, क्या करना है या नहीं करना है। सो ऐसा देखा गया है कि जिसके हाथों पर फिंगरप्रिंट ही नहीं होते हैं उसका ब्रेन ही नहीं होता है। ये पूरा रिसर्च है, ये मेरे ड्राइंग से नहीं बनाया है। अगर आप गूगल करोगे उसमें समझ आएगा आपको कि जिसके फिंगरप्रिंट से होते हैं उनका ब्रेन नहीं होता है। फिर बाद में आता है मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। पहले डर्मेटोग्राफिक्स हो गया, फिर बाद में आता है मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर करके साइंटिस्ट है, वो एक हॉस्पिटल में जब वो बच्चों का जो भी है ट्रीटमेंट करते थे, बच्चों की है और जो भी सभी लोगों का वो ट्रीटमेंट करते थे, वो स्पेशली हेड इंजरी के ऊपर ट्रीटमेंट करते थे। उस पर रिसर्च करने के बाद उनको पता चला था कि किस ब्रेन के किस पार्ट में इंजरी होने से कौन से स्किल, कौन सी क्षमता खत्म हो जाती है। इस पर पूरा रिसर्च करने के बाद उन्होंने 8 प्रकार के 8 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस उनके निकाले। तो ये पूरा हो गया
dermatoglyphic multiple intelligence. Yes. तो हमें DMID से क्या समझ में आता है? जैसे हमारा ब्रेन होता है उसमें राइट लेफ्ट ब्रेन होता है। आपको पता है ये हाथ में पकड़ी है तो किस ब्रेन का काम है ये? लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट। किसको लगता है राइट है? मतलब राइट है ये किसको लगता है? राइट ये है कि राइट है ऐसा किसको लगता है? मतलब सुनते हो हमारा जो ब्रेन होता है ना वो क्रॉस में काम करता है। राइट जो ब्रेन होता है हमारे लेफ्ट पार्ट को फंक्शन करता है, लेफ्ट जो होता है हमारे राइट पार्ट को फंक्शन करता है। हमारे ब्रेन में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे हमारे मोबाइल में अलग अलग एप्स होते हैं ना, वैसे अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे थोड़ा ऊपर से जाएगा पर जाने दो। तो प्री फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल, वो हमारे सभी जो ये पार्ट्स होते हैं, लोब जो होते हैं वो पूरे हमारे जो हाथों से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये होता है हमारा जो कंसंट्रेशन का पावर करता है, दैट इज थंब। दूसरा फ्रंटल लोब, प्री फ्रंटल लोब जो ये होता है। दूसरा होता है जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है वो हमारी थिंकिंग का काम करती है। जब भी हम कुछ सोचते हैं हम ऐसा करते हैं, दैट इज पैराइटल लोब जो हमारे सोचने की इमेजिनेशन को, पावर को दर्शाता है। देन ये जो होता है हमारा पैराइटल लोब जो हमारी काइनेस्थेटिक, जो हमारी अभी मेरी मूवमेंट चल रही है, जो अपना रिफ्लेक्स एक्शन होता है, अगर मुझे कुछ बर्न हो जाए तो मैं एकदम से ऐसे कर लेती हूँ, ये हमारा पैराइटल लोब का काम होता है। देन ये जो हमारा काम होता है हमारी याददाश्त का काम हो जाता है। कभी आपने सीरियल में देखा होगा ना, पीछे से डंडा मारते हो वो मैं कहा हूँ, यहाँ पर मारते हैं ना, वो याददाश्त का, मेमोरी का, जो हमारी स्टोरेज जो होती है वो होती है। देन ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वो हमारे विजन को देखता है, ये जो होती है लिटिल फिंगर। वैसे पूरा हमारे जो ब्रेन होती है वो हमारे हाथों से, हाथों की फिंगर जो होती है उससे कनेक्टेड होती है। तो मन में ऐसा सवाल आया होगा कि सिर्फ हाथों के ही फिंगरप्रिंट लेने होते हैं क्या, पैरों के नहीं क्या? ऐसा नहीं आया सवाल? क्यों नहीं आया? माता पेट में रहता उस टाइम रिलेशन बन के रहता होता। हमारे जो हाथों की उंगलियां है वैसी पैरों की होती है, उस छोटे अलग अलग होते हैं, इससे मैच नहीं होते, पर ये इसके वजह से हाथों के ऐसा नहीं कि हम ले नहीं सकते, यस हम ले सकते हैं। सोल जो होता है वो और हमारे हाथ पर ये जो होता है कन्वीनियंट होता है, इसकी वजह से हम ये राइट। फिर हमें DMID से क्या समझ में आता है? जैसे हमारा ब्रेन होता है राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, राइट और लेफ्ट ब्रेन का अलग अलग फंक्शन होता है। राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव काम करता है, जो आर्ट क्षेत्र में, म्यूजिक क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, जो ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग ऐसे क्षेत्र में जो इंटरेस्ट रखते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसका राइट ब्रेन ज्यादा वर्क करता है। और लेफ्ट ब्रेन का काम होता है लॉजिकल काम करना, जो एकेडमिक्स के अच्छे वो होते हैं, रीजनिंग का काम करना, वो लेफ्ट ब्रेन का काम होता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, लोब्स होते हैं। क्यों? DMID से हमें क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि हमारी लर्निंग स्टाइल क्या है। मतलब क्या, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, इसका जरिया आपके ब्रेन तक किस तरीके से पहुंच रही है, क्या जरिया है? मेरी आवाज आपके ब्रेन तक पहुंच रही है, इसका कौन सा जरिया है? साउंड, कानों से। मैं आपको दिख रही हूँ, इसका कौन सा जरिया है? बराबर है। मतलब हमारे जो सेंसेस होते हैं इससे हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है, जो हमारे उससे हमारे हाईवे जो हो जाता है, हाईवे एक प्रकार के होते हैं, उस तीन प्रकार के मेन हाईवे से हमारे अंदर ब्रेन में मेन हाईवे कौन से है वो हम देखेंगे। तो पहला जो होता है तीसरा काइनेस्थेटिक, इसका यूज क्या, इसका बेनिफिट क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका बच्चा
है, मतलब खुद करके सीखने की चाह रखता है, सेल्फ लर्नर है। अगर आप इसको ट्यूशन में भेज दो तो कैसा होगा? टाइम वेस्ट होगा। अगर वो सेल्फ लर्नर है, वो काइनेस्थेटिक है, तो उसको टाइम वेस्ट क्यों करना? उसको ट्यूशंस में भेजकर, कोचिंग में भेजकर ऐसा कुछ मटेरियल घर में प्रोवाइड करो ताकि वो सेल्फ करे स्टडी। एक से बजाय दो बुक्स लाओ, उससे वो रेफर करके सीख सकता है। अगर आपका बच्चा बहुत शैतानी करता है, बहुत गुस्सा करता है और आप हमेशा उसके पीछे लगे रहते हो कि अरे तू क्यों गुस्सा करता है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू कैसा दिखता है, तू कितना गंदा लगता है, तो वो गुस्सा करते वक्त अगर वो बच्चा विजुअल है और उसको दिखा दो आप, अरे तू देख तू गुस्सा करते वक्त तू ऐसे दिखता है, तो वो गुस्सा करना बंद कर देगा। मतलब वो अगर वो विजुअल है, क्योंकि हमेशा पेरेंट्स की अगर काउंसलर के पास अगर आप जाओ ना तो उनकी कंप्लेंट होती है, अरे बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि बच्चे के अंदर जाने के लिए कौन सा जरिया है। अगर ये जरिया आपको पता चल जाए तो आप उस जरिए से जाओगे तो बच्चा भी सुनेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक क्या करते हैं, एक ही बच्चा होता है, दो ही बच्चा होता है, बाहर तो कोई सुनता नहीं। हमारी घर में ये जो सुनते हैं उसको ही एडवाइस देते रहते हो, उसको ही बोलते रहते हो, उसको आप बोल कर उसकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि वो कुछ भी नहीं सुनता है। वो लाइन में सभी समझ जाए। हम क्या करते हैं, बोल के इतना ओवरलैप कर देते हैं उसको कि वो समझ आता है इनका तो बोलने की आदत ही है, क्या करना है मेरे आदमी होता है या नहीं होता है, इसलिए वो हमें भी क्या कर देता है। मुझे बताओ काउंसलर और पेरेंट्स का फर्क क्या होता है? चलो वो अपना काम करेंगे ना, आना आप अपना काम करो। काउंसलर और पेरेंट्स में क्या फर्क होता है? बच्चों को काउंसलर के पास क्यों लेके जाते हो, इसका आंसर पेरेंट्स को लगता है कि क्या लगता है आपको? बच्चा, पेरेंट्स और काउंसलर के बीच में फर्क क्या होता है? क्यों काउंसलर की जरूरत होती है? मतलब बच्चे को जब सुधारे तो काउंसलर क्यों जाते काउंसलर के पास? सुनता नहीं और दूसरे का सुनता। क्यों? मैं बताऊं काउंसलर और पेरेंट्स में क्या फर्क होता है? पेरेंट्स हमेशा बच्चा जो भी शेयर करता है, जो भी करता है वो जज करते हैं, काउंसलर जज नहीं करता, वो सुनता है। काउंसलर की डिग्री की जरूरत नहीं होती, वो अच्छा लिसनर होगा ना, उसमें ही सॉल्यूशन आते हैं। काउंसलर कभी उसका सॉल्यूशन नहीं देता, वो सॉल्यूशन को उसी में से बाहर निकाल कर वो देता है, यही फर्क होता है। पर क्या होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, हमेशा बच्चों को जज करते हैं। अगर बच्चे ने कोई कुछ बातें भी शेयर की ना, अगर बच्चा टीनेजर में आ जाए, 13 से लेकर 14-15 को आ जाए, उसमें हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, अगर बच्चा कुछ शेयर भी करना चाहे ना तो क्या करते हैं, अरे हमारा रिएक्शन ही ऐसा होता है, तो क्या होता है, वो बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है, और जो बोल नहीं पाता इसलिए गैप बढ़ता जाता है, डिस्टेंस बढ़ता जाता है, और जो चीज उसे घर से मिलनी चाहिए थी वो बाहर जाके ढूंढता है। समझ रहे हो क्या ढूंढता है? समझ रहे हो ना? हम क्या कहते हैं, हम हमेशा अगर एडवाइस देना चाहते हैं, वो हमेशा कहते हैं अरे बच्चा अगर छोटा है ना उसे पेरेंट जैसा ट्रीट करो, या पेरेंट्स और बच्चे के रिलेशन जैसा करो। अगर बच्चा टीनेजर से आगे बढ़ता जाए ना तो उसको फ्रेंडशिप जैसा फ्रेंड बनो। ये सिर्फ बोलना ही होता है, प्रैक्टिकली नहीं करते। हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा सुधर जाए, बच्चा मोबाइल में ना रहे, पर जब से बच्चा छोटा था ना, जब आप घर पे आते हो ना, बच्चे को लगता है कि मेरे पापा ने, मम्मी ने मुझसे बात करनी चाहिए, पर मम्मी, जब वो बच्चा शाम को घर में होता है, मम्मी रहती है टीवी में और पापा रहते हैं मोबाइल में या अखबार में, और जब वो बोलना चाहता है तो पापा उसको सुनते नहीं, पापा अखबार पढ़ते रहते हैं, मम्मी सीरियल देखते रहती है डेली सोप। और जब बच्चा 10वीं से लेकर आगे 12th और वो ग्रेजुएशन
जब तक आप नहीं सुधरोगे, जैसे आप करोगे वैसे ही वो करने वाला है। आप क्या सुनते हो या क्या बोलते हो ना, इससे बच्चा नहीं करता है। बच्चा जो आप करते हो ना वैसे ही उसको कॉपी करता है। यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं ना, आपके लीडर्स हो गए, लाइक जोनल है, वो एक्टिव है या जो भी है, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी टीम ऐसे करे तो आप वैसा करना शुरू कर दो, तो टीम भी वैसा करना शुरू कर देगी। समझाने वालों के इशारे ही काफी होता है, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं कहीं और से। तो तीन जो होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। विजुअल मतलब देखकर, ऑडिटरी मतलब सुनकर, और काइनेस्थेटिक मतलब कुछ कर। समझ रहे हो? एक बार लोग कौन सा स्क्रीन? ओके, लुक्स वाला वो हम शेयर कर देंगे, आपकी कंप्यूटर है उसमें शेयर कर देंगे। उसमें हमें बिहेवियर स्टाइल समझ में, बिहेवियर जो होता है, पर्सनालिटी जो होती है हमारी, ये समझ में आती है हमारे डीएमआईटी में से कि ऐसे कौन से 4 प्रकार की पर्सनालिटी होती है, अलग अलग होती है। दैट इज, पहला होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब ईगल नेचर वाला होता है, बहुत इंडिपेंडेंट होता है, पर कुछ जो भी बंदा होता है, जो भी पर्सनालिटी, उसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने वाले एस्पेक्ट बराबर है। तो उसमें पॉजिटिव जो होता है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट काम करना चाहता है, अगर नेगेटिव बोलते हैं तो वो बहुत ही एग्रेसिव होता है। और अगर उसका एग्रेसिव, अगर उसके अच्छे काम के लिए अगर ले जाए कि वो एग्रेसिव हो जाए अपने काम को लेकर, तो अच्छा वो सफल हो सकता है। समझ रहे हो? तो पहला होता है ईगल, देन दूसरा होता है इन्फ्लुएंशियल, दैट इज पीकॉक पर्सनालिटी। इन्फ्लुएंशियल मतलब वो नाम ही कहता है कि ऐसी पर्सनालिटी जो जब बोलना शुरू करते हैं ना तो लोग क्या हो जाते हैं, जैसे पीकॉक होता है ना, जब वो अपने पूरा पंख फैलाता है तो क्या होता है, सभी बाकी पीकॉक्स को अट्रैक्ट कर लेता है और हम जैसों को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ऐसी पर्सनालिटी होती है, इसमें कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। जो कुछ बोलता है तो इससे लोग करने लगते हैं, कन्विंस हो जाते हैं। देन बाकी होता है कंप्लाइंट आउल नेचर, जो होता है वो होता है बहुत ही ऑब्जर्वेशन वाला होता है। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी तरफ देखता है और अपने को सुधारने की। देन आता है स्टडी। डाउ नेचर जैसा होता है ना, पिजन जो होता है कितना साफ होता है, स्टडी होता है, पर रिस्क लेने से डरता है। रिस्क लेने से डरता है मतलब इसकी वजह से क्या होता है, अपॉर्चुनिटी को, तो आपको काउंसलर करके ओके। बाद में हमें पता चलता है डीएमआईटी को लेकर कि हमारे अंदर क्वेश्चन क्या है। अभी तक बच्चों को लेकर हम एक ही ज्यादा चर्चा करते हैं कि बच्चे का आईक्यू कैसा है। आईक्यू के हिसाब से हम बच्चे को जज करते हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि इसको कितने परसेंटेज मिले हैं। अगर बच्चे को अगर 90 या 99 या 100% अभी तो 100 भी मिलते हैं, 100% अगर मिल जाए आपके बच्चे को, तो एक काम करो, उसका एक ऐसा बोर्ड बनाओ और लिखो 100% मिले, उसको मार्केट में भेज दो। क्या होगा? मार्केट में भेज दो, सेंट्रल में होगा। मतलब क्या करेगी उसका लोग, अगर उसको ऐसा लेबल लगा के भेज दो 100% मिल गया उसको और मार्केट में भेज दो, उसकी कोई वैल्यू होने वाली है नहीं। मतलब आईक्यू चलो यस इम्पोर्टेंट है, पर उसके हिसाब से बाकी जो चीजें वो भी इम्पोर्टेंट होना जरूरी होता है। पहले आईक्यू इम्पोर्टेंट होता था, आईक्यू के लिए टेस्ट पता था, पहले आईक्यू किया करते थे, टेस्ट रिटन टेस्ट हुआ करता था, क्वेश्चनरी 4 ऑप्शन, एमसीक्यूज, किसी कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में होता ना, वैसे 4 ऑप्शंस होते, एक टिक करना होता है, ऐसे 100 क्वेश्चन होते हैं, वो 100 क्वेश्चन का आंसर दो, फिर बाद में समझ आ जाता है ये बच्चे का आईक्यू कैसा है। तो मेरा दूसरा, अगर सपोज मैंने मेरा आईक्यू टेस्ट करना है और उससे पहले मेरा किसी के साथ अगर झगड़ा हुआ होगा, फाइट हुआ होगा, तो मेरा आंसर कैसे होने वाला है। अगर उससे पहले अगर मेरा कुछ दुख का न्यूज मिल जाए, मैं रो रही होगी और उसके बाद मैंने अगर वो क्वेश्चन सॉल्व किया, तो क्या आंसर होगी। अगर उससे पहले अगर मेरा कुछ तो भी अच्छा अचीवमेंट का मुझे न्यूज मिला है और वो सुनने के बाद मैंने एग्जाम दिया, तो उसका कैसा रिजल्ट होगा।
अलग अलग अलग, समझ रहे हो? तो ये कन्वेंशनल जो मेथड थी उसका क्या रिजल्ट निकलता था कि अपने मूड के हिसाब से वो अलग अलग चेंज होती थी। पर ये डीएमआईटी में ये समझ में आता है कि आपका मूड कैसा भी हो, आपकी जो आईक्यू निकलने वाला है वो तो सेम निकलने वाला, राइट? तो आईक्यू दैट इज इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। दूसरा आता है ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, कि आपके इमोशंस पर कितना कंट्रोल है। आपके इमोशंस ज्यादा भी हो या कम भी हो, वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कुछ भी चीज अगर बैलेंस हो दैट इज इम्पोर्टेंट, समझ रहे हो? तो आपका EQ कितना है ये समझ में आता है। देन आपका EQ समझ में आता है एडवर्सिटी क्वेश्चन। एडवर्सिटी क्वेश्चन मतलब आप एडवर्स सिचुएशन में, मतलब विपरीत परिस्थिति में अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आने ही आने हैं। लाइफ तो कभी ऐसे स्मूथ नहीं होती, ऊपर नीचे होती है। जैसे मैंने कहा था वो हॉस्पिटल में एक मीटर होता है, अगर ऊपर नीचे हो तो अच्छा है, ऐसे चला गया तो वो भी चला गया। तो ऊपर नीचे तो होना ही होना है। ऐसा है कि आप, पर हम कभी नहीं बोलते कि असफलता तो इसका रिजल्ट डिप्रेशन होता है, इसका रिजल्ट फिर बाद में सुसाइड होता है, समझ रहे हो? तो EQ भी जानना बहुत जरूरी है कि उसको अप्स एंड डाउन सिचुएशन लाइफ में आती है तो उसको कैसे फेस करना है। फिर बाद में आता है CQ, क्रिएटिव क्वेश्चन, राइट ब्रदर? जानते हो? Yes. क्या Yes, किया था yes. उन्होंने? Flight. Aeroplane, उस समय वो दो ही पैदा हुए थे कि बाकी लोग कोई नहीं था। उन्होंने देखा था क्या कि अरे जैसे वो चिड़िया उड़ती है, जैसे वो जो बर्ड्स उड़ते हैं, वैसे हम भी एक दिन उड़ सकते हैं। उन्होंने नहीं सोचा होगा? ये सोच और ये आइडिया, द आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। उन्होंने क्या किया, एक क्रिएटिव आइडिया मन में लाया, उसका कुछ तो भी इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दिया, और अभी आप टेक्नोलॉजी कहाँ लेकर गई उसको आपको भी पता है। तो ये अलग कुछ सोचने की आप में कैसी कला है उससे समझ में आता है। आपको टिकटॉक ऐप होता है? टिकटॉक ऐप बराबर, वो टिकटॉक ऐप कितना फेमस हुआ था, उसके पैरेलल कितने सारे ऐप आ गए, वो है नहीं है ना इतने। वो टिकटॉक क्यों हुआ? वो आइडिया था, वो क्रिएटिव आइडिया था, जो पहले बार कर दिया वही हो गया। मतलब वो क्रिएशन, न्यू क्रिएशन करने की ताकत उसमें क्या है, क्या वो अलग सोचता है, समझ रहे हो? तो वो क्या है, वो सीखी है। अगर आपका IQ अच्छा है तो आपका जीवन अच्छा कर सकते हो कुछ हद तक। अगर आपका EQ अच्छा है तो लोगों को साथ में लेकर आप आगे चल सकते हो, क्योंकि EQ अच्छा है मतलब आपका इमोशनल अच्छा है, टीम को लेकर साथ में चल सकते हो, दूसरों को समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग नेचर अच्छा है मतलब टीम आपके साथ है। अगर आपका EQ अच्छा है तो अगर लाइफ में अगर अप्स एंड डाउन्स आए तो आप उसको फेस कर सकते हो। अगर आपका CQ अच्छा है तो कुछ नया निर्माण कर सकते हो, इन्वेंट कर सकते हो। मतलब सभी चीजें जो होती है लाइफ में इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। फिर हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं। 8 प्रकार के मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं। उसमें से पहला होता है हमारा लॉजिकल इंटेलिजेंस, जो होता है तर्क वितर्क रीजनिंग पावर आपकी कैसी है। ये होता है कि उसके दम पर अगर ये आपका स्किल अच्छा है तो आप किस क्षेत्र में जा सकते हो, ये समझ में आता है। फिर बाद में होता है आपका लिंग्विस्टिक लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज पर कितना कमांड है ये समझ में आता है। अगर ये आपका स्किल अच्छा है तो आप इस क्षेत्र को लेकर अगर आप राइटर, पोएट या अलग इसमें जा सकते हो। फिर आपका इंट्रापर्सनल स्किल। इंट्रापर्सनल स्किल मतलब जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं ना, जो स्पिरिचुअल गुरु जो होते हैं, उनको बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, वो अंदर से बहुत मोटिवेटेड होते हैं। वो ज्यादा बात नहीं करते पर एक सेंटेंस कर देते हैं तो वो पूरा चेंज हो जाता है। ऐसे होते हैं ना कि बहुत साइंटिस्ट जो लोग होते हैं, देखो आप वो साइंटिस्ट लोग कैसे रहते, अलग ही रहते, अलग ही दिखते हैं, और उनका काम ही उनका बता देता है कि वो क्या है। पर समझ रहे हो? फिर बाद में आता है इंटरपर्सनल। इंटर की 1 to many तक पहुंचने की ताकत कैसी है, टीम बिल्डिंग की ताकत कैसी है। फिर बाद में आता है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मतलब पूरे बॉडी का यूज करके आप क्या कर सकते हो, मतलब आप एथलेटिक्स में जा सकते हो, स्पोर्ट्स फील्ड में जा सकते हो, कहीं भी जो भी क्षेत्र है। देन आता है विजुअल इंटेलिजेंस। विजुअल इंटेलिजेंस मतलब क्या है, एक सिचुएशन को बहुत सारे एंगल से देखना, मतलब
जो स्पीच साइंटिस्ट होते हैं, समझ रहे हो वो कैसे अलग ही चीज सोचते हैं। तो ये है। फिर बाद में आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, मतलब म्यूजिक को लेकर आप में क्या टैलेंट है, म्यूजिक कितना आपके अंदर है, या आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में अच्छा लगता है, इक्विपमेंट्स में अच्छा, आपको नेचर से लेकर कैसा लगाव है, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हो, एग्रीकल्चर में अच्छा काम कर सकते हो। आर्ट तो समझ आए। ये आपको वो जो है पीपीटी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। टीएमआईटी से हमें समझ आता है कि इस सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एग्जैक्टली आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है। ये हो गया। अगर आप बीमार, आपने ब्लड टेस्ट किया और आपका हीमोग्लोबिन कम आया, तो क्या करते हो? वो रिपोर्ट बनाकर रख देते हो, कुछ नहीं करते हो, क्या करते हो उसके लिए? बराबर है। मतलब रिपोर्ट करी या हो जाने के बाद ऐसा है क्या खत्म हो गया? जैसे EQ, AQ, CQ जो भी है वो कम ज्यादा तो हो सकता है, बराबर है। तो वो अगर आपको समझ आ गया कि इसका कैसा लेवल है, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, फिर उसको रेमेडीज देकर आप उससे क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो। समझ रहे हो? जैसे अगर एज में कम हो जाए तो आप कुछ लेते हो ना, तो उससे वो बढ़ जाता है, वैसे ही ये होता है। मतलब ऐसा है कि जैसे आप HP आज कर लिया तो वो हमेशा वैसे ही रहने वाला है, नहीं, आप उसको कर सकते हो। तो वैसे ही DMIT में अगर जो भी पॉइंट्स आपके ऐसा लग रहा है कि इसको कवर करने की मतलब करना जरूरी है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, देन कवर कर सकते हैं। वही रोल होता है काउंसलर का कि क्या है कमी, उसको सुधार कर फिर और अच्छी तरीके से उसको क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। PMIT ऐसा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट के लिए होता है, ऐसा नहीं है। बच्चा अगर 4 साल से 8 साल का अगर बच्चा हो तो उसका आपको बिहेवियर समझ में आता है कि अरे बच्चा कैसा बिहेव करे, उसके साथ कैसे बात करे, ये समझ में आता है। बच्चा अगर 8 से 12-13 साल का हो तो उसको आपको समझ में आता है कि उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, कैसे उसको पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चा अगर 12-13 साल से 15-16 साल का हो तो आपको समझ आता है उसका IQ, EQ, CQ, AQ कैसा है, वो कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अगर बच्चा ग्रेजुएशन या 25 साल का अगर हो गया हो तो बच्चा का अगर करियर में कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए वो समझ में आता है। अगर आप ऐसे बंदे हो जिनका बिजनेस है और आपके अंडर कोई एम्प्लॉइज है, तो अगर आपने एम्प्लॉइज का अगर DMIT करवा लिया तो आप उनको उनकी स्किल के हिसाब से क्या कर सकते हो, काम दे सकते हो। ओके, तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, मतलब ये कहना था मुझे कि ऐसा एक भी एज ग्रुप नहीं है जिसमें ये DMIT का नहीं कर सकता है। ये DMIT ये भी काम करता है अगर मैचिंग करना हो। कुंडली मिलाते, आपके यहाँ भी मिलाते क्या? बराबर है। तो ये बता नहीं सकती कुंडली की ये रिश्ता कितने दिन तक टिकेगा या कितने दिन तक वो सस्टेन होगा, ये कुंडली नहीं बता सकती है। जब एक बच्चा, लड़का और लड़की शादी करने का सोचते हैं और अगर एक लड़की से पूछोगे कि आपके पार्टनर में क्या देखना चाहते हो और लड़की से पूछोगे कि आपके पार्टनर में आप क्या देखना चाहते हो, कि क्या मैच होना चाहिए, तो वो बोलते अंडरस्टैंडिंग मैच। समझ रहे हो ना? वो अंडरस्टैंडिंग कुंडली से नहीं मैच, अंडरस्टैंडिंग मैच होती है बिहेवियर से। आपके बिहेवियर कैसे मैच होते हैं इससे समझ में आता है। तो इसका यूज आप, मतलब आपकी पर्सनैलिटी किस पर्सनैलिटी से मैच हो सकती है ये समझ में आता है। मतलब कोई भी एज ग्रुप हो आपको DMIT समझ में आता, मतलब किसी भी एज ग्रुप में आप DMIT करवा सकते हो। जो 1970 में USSR का फॉर्मर सोवियत यूनियन graphic in selecting the contestant for Olympic and won over 50 gold medals। मतलब जब वो सिलेक्शन किया था तब उन्होंने को कंसीडर करके लोगों को चूज किया था, तो 50 गोल्ड मेडल्स। अगर बच्चे को अगर कम एज में अगर वो इतना पढ़ता है, मुझे क्या कहना है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप सक्सेसफुल हो? क्या आप सक्सेसफुल हो? यस 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 यस।
बराबर है? क्योंकि अभी आपको लगता है कि जो मेरे पास है उस बेस पर मैं सक्सेसफुल हूँ, जो मैंने जन्म लेने के बाद जो भी नॉलेज लिया है, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने स्कूल कॉलेज पेरेंट जो भी इंफॉर्मेशन मैंने ली है, उसके दम पर मैं सक्सेसफुल हूँ, ये आपको लगता है? बराबर है? जो बाहर आने के बाद जो मिलता है दैट इज एक्वायर्ड टैलेंट। अगर एक्वायर्ड टैलेंट और अगर आपका इनबॉर्न टैलेंट अगर आपको समझ में आ जाए तो और भी आप क्या हो सकते हो? सक्सेसफुल। एक्वायर्ड टैलेंट के बेस पर, अगर बाहरी ज्ञान के बेस पर, बाहरी नॉलेज के बेस पर, बाहरी इंफॉर्मेशन के बेस पर आप यहाँ तक पहुंच सकते हो, तो अगर आपको समझ आ गया कि क्या है मेरे अंदर असली ताकत, क्या है क्षमता, क्या है, अगर ये समझ में आपको आ गई तो उसके बेस पर आप ये दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ आप किस मुकाम तक पहुंचोगी आपको दिखाई देगा। तो अगर इनबॉर्न टैलेंट और एक्वायर्ड टैलेंट को मिक्स किया जाए तो अच्छा भविष्य आप दिला सकते हो। अगर मैं मेरा एग्जांपल लूं तो मैंने 13 एज की उम्र से मैंने मेरा जान लिया था कि मेरी फील्ड क्या है। मैंने फिर बाद में इंजीनियरिंग किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो मैंने मास्टर्स किया है योगा साइंस और नेचुरोपैथी में, तो मैंने वो जस्ट किया है। कुछ लाइफ के गोल होते ना, पर मेरा पहले दिन से जब भी मैंने एक होता है कि मुझे कुछ करना है, तब से मेरा यही गोल था कि मुझे ऐसा बनना है ना। मैं जब 13-14 साल की थी, जब पापा के साथ जाती थी, तो मैंने जब मेरा स्टार्ट किया था तो मेरा ये गोल था कि मैं एट अ टाइम, एक गोल होता है ना हर एक का, जैसे आपकी इंडस्ट्री में आपका गोल होगा तो मेरी इंडस्ट्री में भी मेरा एक गोल होगा ना। तो मेरा ये गोल था कि जब मैंने 13-14 एज से स्टार्ट किया था, मेरा गोल ऐसा था कि मुझे एट अ टाइम एक ही वक्त में एक साथ 5 लाख लोगों तक एक साथ बात करनी है। 22 सितंबर 2016 में मैंने वो अचीव किया था। उसमें 5 लाख लोग थे और मैंने वो स्पीच जो था वो दिया था। जब मैंने वो उस टाइम सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंदर वो ताकत है, वो ताकत को लेकर मैंने उस पर काम जारी रखा और उस पर जारी रखते हुए मैंने वो मेरा गोल अचीव किया। वैसे ही ऐसे बच्चे हैं जिनको उनके कम एज में उनका टैलेंट की पहचान हो गई थी और उसके दम पर वो आज सक्सेसफुल हुए थे। तो अगर बच्चे को कम एज में अगर उसके टैलेंट का पता चल जाए तो किस मुकाम तक पहुंच सकता है। क्योंकि हमारे अंदर आप जो भी काम करते हो ना, आपको भी आज लगता होगा अरे यार मुझे ये थोड़े कुछ साल पहले मिल जाता था ना तो मैं आज कुछ अलग था। पर ये आपको 5 साल में वापस ना सोचना पड़े, इसलिए आज से काम करना चालू करिए। आपको समझ आ गया होगा मुझे क्या करना है। हाँ, दे रहा है दुरुस्त है, ऐसा बोलते कुछ। तो जैसे तन्मय बख्शी करके है, उन्होंने पहचान लिया था कि 13 एज की उम्र में एप्लीकेशन डेवलपर बन चुके थे। अर्कित जायसवाल करके है यंगेस्ट सोल्जर 7 इयर्स। अपने बच्चे को देखो 7 इयर्स में वो क्या करता है। पैड भी अच्छी तरीके से पहन नहीं पाता, उसने सर्जरी किया है। 16 एज की उम्र में बच्चियां अभी मेकअप में लगी होती है, टिकटॉक ऐप बनाने में लगी होती है और इसने पायलट। अरविंद चेस चैंपियन एट द एज ऑफ 12। साइबर सिक्योरिटी इज अ सीईओ जुर्गन पॉल है। और आपकी अभी जो सोसाइटी में बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि क्या है हम जैसे कंफ्यूज है कि ये कंपनी वो कंपनी ये वो कहाँ अच्छा मिल सकता है, हम भी वैसे कंफ्यूज है तो बच्चे भी कंफ्यूज। आप भी एक जगह स्टिक हो जाओ, वो भी जगह स्टिक हो जाएंगे, क्योंकि पापा भी चेंज कर दे तो मैं क्यों ना करूं। समझ रहे हो? अगर आपको ऐसा पूरा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो उस पर टिके रहो, सैटिस्फाइड हो तो टिके रहो। मीन जो होता है वही होता है, और बच्चों को भी इस जरिए अच्छी राह दिलाओ तो बच्चा भी टिकेगा एक ही जगह। जो हमारी जो अपनी संस्था में जो डीएमआईटी होती है उसका एक प्रोसीजर होता है, वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। जिनके पास सेंटर है उनसे तो मैं 1 to 1 बात करने वाली हूँ, पर एक प्रोसीजर होती है। उससे क्या करना है, पहले इंक्वायरी करना होता है, फिर हम
हमारे फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, स्कैन। जो हमारे प्रिंट्स होते हैं ना हाथों के फिंगरप्रिंट, वो स्कैन होते हैं और एक फिंगरप्रिंट 3 बार स्कैन होती है। एक फिंगरप्रिंट 3 बार स्कैन होती है, लेफ्ट सेंटर राइट, ऐसे 3 बार वो क्या होती है, स्कैनिंग होती है। इससे वो स्कैनिंग मतलब क्या होता है, हमारे अंदर डेल्टा और सेंटर होता है, उस डेल्टा और सेंटर को देखना होता है, उसके लाइंस देखने होते हैं और उसी से ही इनपुट किया जाता है। तो ये स्कैनिंग प्रोसीजर होती है। फिर बाद में एनालिसिस होता है पूरे रिपोर्ट का, कि पूरा एनालिसिस होता है, कैसा है, क्या होता है, फिर एक रिपोर्ट जनरेट होता है और फिर काउंसलर आपको टेलीफोनिक कॉल करके काउंसलिंग करवाता है। ये पूरा एक प्रोसीजर DMIT का होता है। यहाँ पर कितने लोगों ने सेंटर के लिए अप्लाई किया है? ओके ओके, आप सभी लोगों ने किया सेंटर के लिए अप्लाई किया, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। ओके, मुहूर्त चाहिए, मुहूर्त सॉफ्टवेयर हमने भी इसमें लाइक आता है ट्रेनिंग करता पूरा दिख रहा है और मेरे लिए रुके थे। आप बोलते तो पहले ही चक्कर आ जाता है ना, पहले ही आ जाता। ओके चलो कोई बात नहीं। ये सेशन के बाद जो है हम पर्सनली जो सेंटर लेना चाहते हैं मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। जो काउंसलर तो सेंटर जो लेना चाहते हैं उनको 1-to-1 बातचीत होगी। दूसरा जो आपका जो इशू था, बहुत लोगों ने जब जयपुर आए थे उन्होंने कहा था जो काउंसलर है वो हमारे ही लैंग्वेज में था ना आपका क्वेश्चन। ये भी हम, ये जो मेरा मेन मकसद था यहाँ आने का वही था कि आप लोगों में से मुझे एक ऐसा कोई डिजर्विंग चाहिए जो सच्ची में एक विजन लेकर चलना चाहता है DMIT को लेकर, जिसका कोई बैकग्राउंड है और सच्ची में अंदर से है कि ये मुझे करना है, तो उसको मैं जो है करके फिर उनका अच्छा प्रॉपर ट्रेनिंग होगा और आपकी ही लैंग्वेज में आपको काउंसलिंग की जाएगी। तो आपको कोई प्रॉब्लम आपको DMIT के बारे में सब कुछ समझ आ गया अभी इतना जो कहा? यस। तो जिसके लिए हम सभी रुके थे, कौन से भी एज में करो, आप भी करो, अभी आपको क्लियर स्टार्टिंग एज ऐसा कुछ नहीं होता है, पर क्या होता है जब बच्चा 4 साल का होता है ना, उसकी जो लाइंस होती है वो विजिबल होने लगती है। आपने भी देखा होगा वो बहुत सॉफ्ट होती है, वो प्रिंट नहीं हो पाती अच्छी तरीके से, बराबर। और 4 साल के बच्चे 5 साल के बच्चे से कोरोना पहले 3 साल तक वो उसका बच्चा जब जो उसका बचपन होता है उसको जीने दो ना। वो मैं तो पहले ही साल में कर तो फिर दूसरे साल में चलो तुझे म्यूजिक सीखना है। हाँ, पेरेंट्स पूछते हैं तो उनको बताने के लिए 4-5-6 साल 5-6 साल कर सकते हैं, बराबर। उसको भी अपना बचपन जीने दो। हाँ, और कब फिर उसका कभी करना है, लाइक जो भी एज ग्रुप है उसके लिए आप कर सकते हो। और जब तक आपके प्रिंट्स आए तब तक करो, जब तक आपके प्रिंट विजिबल हो तब तक करो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो बहुत करती थी, 70 लोग होते थे, उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी थी कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है और मैं क्या और सीख सकता हूँ। तो आप अपना हिसाब लगाओ। एज लिमिट 5-6 साल, जब तक वो विजिबल ना होना तब तक, बराबर है। सेंटर लेने के लिए एक चीज मैंडेटरी की गई है, सेंटर लेना है तो आपको खुद पहले DMIT करना होगा, फिर आप सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब तक आपने यूजी
में कुछ नहीं पता, मैं कैसे सेंटर लूं, एक बार DMIT करो, आप अपने आप बोलना शुरू कर दो, क्योंकि वैसा एक्सपीरियंस आपको आया होगा। वो एक्सपीरियंस DMIT का आपको सीखना नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करना, उससे ही आपको जो क्लाइंट है वो मिलने वाले। बस इसके लिए आपको कुछ ट्रेनिंग करो, ये करो, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अच्छी तरीके से अपने खुद की DMIT जान लो और आपने जो अनुभव किया, आपने जो एक्सपीरियंस किया ना, वो लोगों तक पहुंचाओ। बस ये रिपोर्ट होती है जो ऑलमोस्ट 44 पेजेस की होती है, उसमें 2 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है, बराबर। ओके, तो ये क्या, ये रिपोर्ट होती है, उसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स मैंने कहे थे वो सभी पॉइंट्स यहाँ पर सभी अच्छी तरीके से कवर होते हैं और इसको अच्छी तरीके से काउंसिलर जो है वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो मैं पवन जी और जगदीश जी की परीक्षा जो अपना नया DMIT को लेकर हमने बहुत अच्छा सोचा है, क्योंकि DMIT को लेकर क्या होता है पता है, लोगों ज्यादा प्राइस करते हो ना, प्राइस क्यों प्राइस करते हो, अरे इसका काम करे तो क्या करे, मतलब लोग क्या है ना, वो पैदल भी नहीं चलने देते और घोड़े पर बैठ, मतलब करे तो क्या करे, बराबर। इसके लिए पूरा एक कंसीडर करके अच्छा एक एवरेज करके एक इकोनॉमिकल जो होता है जिसमें सभी का बेनिफिट हो, जो कस्टमर है वो, जो सेंटर वाले है वो, जो रेफरेंस करे वो, जो संस्था है वो, जो पूरा टीम है वो, सभी को कंसीडर करके अच्छा सा एक मॉड्यूल बनाया है जिसमें सभी की विन-विन सिचुएशन होने वाली है। ये कंफ्यूजन जो होता है ये इतना कम या इतना ज्यादा, क्योंकि उसका पूरा कंफ्यूजन दूर करने के लिए अब पूरा डिस्कशन करने के बाद, सभी से डिस्कशन होने के बाद एक अच्छा वाला मॉड्यूल किया है, जिसमें एक ऐसा प्रीमियम मॉड्यूल होगा, उसमें प्रेजेंटेशन भी वैसा ही होने वाला है, क्योंकि आज तक जो हो रहा है उससे कुछ अलग करना है तो कुछ तो भी एडिशनल ऐड करना होता है, समझ रहे हो, तो वो ऐड किया है। तो आर यू एक्साइटेड? यस। ओके देन, हमारी संस्था है हेल्थ के लिए उसकी सर्टिफिकेशन है। अभी मैं आपको जो लॉन्च करने वाली हूँ उसका जो प्लान जो होने वाला है, अभी DMIT होने वाली है 2950 में, उसमें हमें क्या मिलने वाला है वो हमें बताती हूँ। उसमें हमें रिपोर्ट मिलने वाला है, काउंसलिंग होने वाली है और मेन जो है उसमें जो बेनिफिट जो मिलने वाला है वो हमें 3 बुक्स मिलने वाली है। उसमें पहली बुक जो है जगदीश जी की है, डॉक्टर जगदीश जी के, जो पूरा न्यूरो साइंस पर डिपेंड है, मेटा स्किल पर डिपेंड होने वाली है। तो अच्छा नहीं लगा? दूसरी बुक जो आने वाली है वो है कि बहुत सारे घर में यही कंफ्यूजन होता है कि बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है, मैथ्स को लेकर परेशानी होती है, मैथ्स का कोचिंग लगा देते हैं, तो वो कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरे बुक पूरा मैथ्स पर एक अच्छा मैथ्स वाला जो होता है, उसमें इजी मैथ्स कैसे किया जाए उसके ऊपर दूसरा बुक होने वाला है। और तीसरा बुक जो होने वाला है, जिसको लेकर अभी तक का जो डिस्कशन चल रहा था, जो बच्चों को लेकर समस्या होती है, मेन होता है जो करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, DMIT की बुक जो मेरी खुद की बाय सपोर्टिंग जगदीश जी और पवन जी के सपोर्ट से मेरी खुद की बुक आने वाली है, जो DMIT को लेकर काउंसलिंग के ऊपर होगा और मेनली ऐसे 100 स्टडी टिप्स होने वाले हैं टू स्कोर 100 बाय 100। उसमें एक प्लानिंग होने वाला है, जो टेबल इनकम प्लान जो होने वाला है वो ऐसा है कि डायरेक्ट जो आप रेफर करोगे उसमें 500 मिलेगा, पहले कितना था 300, बढ़ गया, फिर बाद में स्कैनिंग का कितना था 100 रुपए, बढ़ गया, यस, तो आगे तो बढ़ जाएगा। अभी आप में से मतलब जो आप में से काउंसलर बनेगा
उसको डायरेक्ट का भी मिलेगा, स्कैनिंग का भी मिलेगा, काउंसलर बनेगा तो काउंसलर का भी मिलेगा। तो क्लियर है? फिर लेवल डिस्ट्रीब्यूशन जो होने वाला है 1 to 5 लेवल जो होने वाला है वो 50 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 250 का होने वाला है, और नेशनल रॉयल्टी जो जाने वाली है वो 250 होगी। ऐसे लेवल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सिटी हेड को 100 रुपीज, एक्टिव सिटी हेड 30, एरिया सिटी हेड 30, सर्कल सिटी हेड 30, रीजनल सिटी हेड 30, जोनल सिटी हेड 30। तो ऐसा पूरा मिलाकर 250 होने वाला है। उसमें ऐसा रिपोर्ट मिलने वाला है। और मेन बात ऐसी है कि अभी तक का जो रिपोर्ट मिल रहा था वो आपको सॉफ्ट कॉपी मिल रही थी, पर अभी आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगी। आपको संस्था से कुरियर आएगा, एक अच्छा सा एक लेटर का फाइल मिलेगा। उसमें जो संस्था से जो 3 बुक्स मिलने वाले हैं वो मिलेंगे। पूरा एक अपनी संस्था के बारे में ऐसा एक पैकेज मिलने वाला है, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना, जो दीक्षा जब तक वो सामने फिजिकल एविडेंस नहीं हो ना तब तक बिलीव नहीं होता है। अभी भी लोग है ना अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मंत्रा से कुछ परचेस करने के लिए डरते, कब तक आएगा ही नहीं आएगा। करती है नहीं करती? बराबर है। हाँ, तो अगर इसमें फिजिकल एविडेंस अगर सामने मिल जाए तो कैसा होगा? बराबर है। जैसे आज वर्चुअल मिलते थे और आज की जो बातचीत हो रही है उसमें अलग फील होता है। बराबर है। अगर वो ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन अगर वो क्लाइंट को मिल जाए तो कैसा होगा? तो ये आपको रिपोर्ट मिलने वाली है। आपकी संस्था से जो होगी वो टेलीफोनिक काउंसलिंग होने वाली है। और आपको क्या मिलने वाला है? फिर जो बुक्स है वो मिलने वाली है। कैसा लगा? सुपर। देखा होगा कि कुछ फीस की जरूरत होती है। फीस पता है, मिक्स मार्केटिंग का देखा होगा, बराबर है। उसमें कुछ फी की जरूरत होती है, दैट इज फी फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना वैल्यू है जो मैंने अभी का आपको एक्सप्लेन किया, उससे आपको प्रोडक्ट की वैल्यू पता चलती है। और उस प्रोडक्ट की वैल्यू करने के लिए आपको उस प्रोडक्ट को अच्छे उसकी कीमत कर सके ऐसे हाथ में अगर दे दिया जाए तो फिर ही उसकी एक्सप्लोर और उसकी डेवलपमेंट होगी। इसलिए उसको समझकर और स्वीकारो, प्रोडक्ट जो है 100% जेन्युइन है। अभी तक अगर फी पर प्लेस देखा जाए तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में 519 हुए थे, पर ऑलमोस्ट अभी 550 प्लस सेंटर्स खोल चुके हैं। मतलब पूरे इंडिया में अभी कितने सेंटर्स है? 550 सेंटर्स है। तो अवेलेबिलिटी भी उतनी है। प्लीज आप कहीं भी जाओ वो होगा। प्रमोशन, फी फॉर प्रमोशन, अच्छा खासा प्रमोशन किया गया है कि डीएमआईटी क्या होती है। उसके लिए हम लेक्चर्स भी अरेंज करेंगे, आपको भी सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग भी होने वाली है। फी फॉर प्रोसेस, अभी तक जो प्रोसेस हो रहा था उसमें बहुत सारा और इनोवेटिव करके, बहुत सारा और एडिशनल करके उस प्रोसेस को भी बहुत ही स्मूथ कर दिया है, ताकि आपको कुछ कॉल ना करना पड़े कि अरे मेरी डीएमआईटी नहीं आई है, मेरी इतने दिनों बाद काउंसलिंग होने वाली। ऐसा नहीं होगा। दैट इज फी फॉर प्रोसेस। एंड लास्ट इज अ फी फॉर फिजिकल एविडेंस, जो मैंने लास्ट में बताया, जब तक दिखता नहीं सामने तब तक उस पर विश्वास नहीं होता। इसलिए अभी क्या कर दिया है, जो क्लाइंट है उनके हाथ में ऐसा फिजिकल एविडेंस आएगा कि जब भी वो चाहे तो वो खोल कर वो अपना डीएमआईटी पढ़ सकते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसी बेस पर ही पूरा मार्केटिंग चलता है। जब तक प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो, प्राइस भी अच्छी नहीं हो, उसका प्रमोशन नहीं हो, उसका अवेलेबिलिटी अच्छा होना चाहिए और उसका फिजिकल एविडेंस अगर अच्छा हो तो आपको बहुत ही अच्छा डेवलप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कैसा हुआ, कैसा रहा? अच्छा।
हेलो एवरीवन। सो आप सभी ने देखा आज हमारे लिए बहुत ही एक नया न्यू चैप्टर लॉन्च हुआ है। ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही गुड न्यूज है। सो आप सभी को कंग्रेचुलेशंस कि DMIT का एक नया चैप्टर लॉन्च हो चुका है और अभी जो जोरों शोरों से जो काम चालू होने वाला है, जो लोगों को थोड़ी बहुत शिकायतें थी कि लेवल इनकम और इन चीजों को लेके कि हमें प्रॉपर तरीके से पैसा नहीं आ रहा है, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए भी डॉक्टर जगदीश पारिक सर ने एंड पवन पारिक सर एंड प्रियंका मैम ने इस प्रॉब्लम को भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब, क्योंकि हम नहीं चाहते कि छोटे से कॉज की वजह से कि आप लोग काम करने से पीछे रह जाए। सो उन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए हमने ये एक नया चैप्टर लॉन्च किया है। सो आप सभी को इस नए चैप्टर के लिए बहुत बहुत बधाइयां। और जो मेंबर्स नहीं जुड़ पाए हैं, जिनको इसके बारे में नहीं पता है, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप सभी एज अ लीडर, आप सभी वहां पे जाके जो आपकी टीम है, जो आपके बाकी के मेंबर्स जिनको नहीं पता है, उनको जरूर इन्फॉर्म करें, उनको जरूर बताएं कि ये जो चैप्टर लॉन्च हुआ है उसके बारे में हमें क्या क्या नया जो न्यू प्लान आया है DMIT को, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। सो दोस्तों, अब सभी लग जाओ काम पे। मतलब अब ना एकदम वो है ना, कल बोला था मैंने, आग लगाना है। सो अभी एक्चुअली आपको फील्ड पे जाके, फील्ड पे, क्योंकि आप लोग हमसे यहाँ पे प्लान बताते हैं और आपको फील्ड पे जाके एक्चुअल में आग लगाना है, क्योंकि DMIT एक ऐसा प्रीशियस प्रोडक्ट है गाइस, जिसको हम यहाँ पे अभी पूरे इंडिया में लॉन्च करना चाहते हैं। और लॉन्च करने के लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो है आप लोग, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है ना, वो हर एक मेंबर्स के पास में पहुंचना चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन टैलेंटेड है और हर एक पर्सन में एक वो क्वालिटी है जो यहाँ पे मतलब जो हर एक इंसान के साथ में मैच नहीं होती। करेक्ट। सो आप लोग ऐसे हैं जो आप लोग इस टैलेंट को, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो हमने ये जो संकल्प लिया है, वो संकल्प पूरा कैसे होगा? जब हम अपनी स्किल्स पे काम करेंगे, जब हम अपने टैलेंट पे काम करेंगे, तब जाके ये भारत वापस से क्या विश्व गुरु हो जाएगा। सिर्फ काम करने से नहीं, विश्व गुरु किससे बनेगा? भारत। वापस से हम अपने स्किल्स पे काम करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी जो PPT दिखाई गई थी, यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर किया था, आप सभी ने देखा होगा न्यू प्लान के बारे में, तो वो PPT भी आप लोगों को, आप सभी के ग्रुप्स में शेयर कर दी जाएगी। और बहुत जल्दी इसके ऊपर वापस से सेशन हम लेने वाले हैं, जिसमें हम आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि DMIT का जो प्लान है उसकी क्या प्रोसेस है, कैसे लेवल इनकम है, कैसे काउंसलर है, कैसे क्या सारे प्रोसेस आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है, हम सभी के लिए बहुत अच्छा दिन है, और इस दिन में हम आप सभी को कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और हम वापस से काम पे आएंगे और वापस से हम मिलेंगे वेडनेसडे को। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय मां भारती।